हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया था अबाउट द फिज़िकल चेंजेस और फिज़िकल चेंजेस की डेफिनेशन क्या है और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि कैसे उसमें फॉर्म ऑफ मैटर चेंज हो सकता है, वो रिवर्सिबल होते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर इज़ ओनली डिवाइडेड इनटू वन और मोर और थ्री सब्सटेंसेस बट नो न्यू सब्सटेंसेस formed. Now we will look into chemical changes. Chemical changes or we can also call it as irreversible changes. हमेशा याद रखना, जब भी कोई चेंज रिवर्स नहीं होता है तो वो हमेशा ही केमिकल चेंज होता है. वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन होनी ही नहीं चाहिए. ओके बच्चों, तो कुकिंग इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज. हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर कुकिंग or boiling or we are making omelette from our these eggs, and you can see the taste is changed from the raw egg. Okay, so a new taste is being created over here, new matter is formed over here, so we are calling it as a chemical change. If we want to convert omelette again into these raw eggs, हम इसको convert नहीं कर सकते हैं. So that is why we are calling it as chemical change. So just focus on the definition. There is change in the amount of matter. Okay, इसको आप अंडरलाइन करोगे कॉपी में जब लिखोगे तो. इन केमिकल चेंज देर इज़ चेंज इन अमाउंट ऑफ मैटर, यानी जो मैटर आपने लिया था उसकी मात्रा घट या बढ़ सकती है. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट लाइन इज़ न्यू टाइप ऑफ मैटर इज़ क्रिएटेड. वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू टाइप ऑफ मैटर, कुछ नया ही बन जाता है केमिकल चेंज जब भी होता है तो. नाउ हियर इज़ अनदर एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ पेपर. जब हम पेपर को बर्न करते हैं तो सी द A4 शीट इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू 1 स्पून ऑफ ऐश, राख में बदल जाता है, तो इट इज़ टोटली अ न्यू सब्सटेंस फ्रॉम पेपर. ओके, एंड द अमाउंट इज़ कन्वर्टेड इनटू स्मॉल थिंग. सो वी कैन कॉल इट दैट बर्निंग ऑफ पेपर इज़ अ केमिकल चेंज. नाउ रस्टिंग ऑफ आयरन. व्हाट इज़ रस्टिंग? जंग लगना, जिसको हम कहते हैं ना, जंग लग जाता है लोहे की चीज़ों में, तो दैट इज़ इन साइंस कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन. ओके, हियर यू कैन सी द डेफिनेशन. व्हेन अ मेटल, एंड व्हाट इज़ द मेटल ओवर हियर, वी आर टेकिंग आयरन. ठीक है, जब भी कोई मेटल अंडर गोज रेस्टिंग, अ न्यू टाइप ऑफ मैटर इज़ फॉर्म्ड विच इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल मैटर. अब आप यहाँ पर लोहे की रॉड देख रहे हो, इट इज़ क्वाइट गुड एंड शाइनी, बट हियर वी कैन सी अ ब्राउन लेयर deposited at some parts of the rod, and this brown layer is nothing but it is rust. ये जो ब्राउन कलर की लेयर है इसी को हम कहते हैं रस्ट, जिसका नेचर बिल्कुल अलग है और चेंज हो गया है, एक कोटिंग सी बन गई है और आयरन रॉड के ऊपर जो कि हमारे इस आयरन को धीरे धीरे करके डिग्रेड करती जाती है, ख़त्म करती जाती है. सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड रस्टिंग एंड इट इज़ अ केमिकल चेंज. हम रस्ट से वापस अपना नया चमचमाता आयरन नहीं पा सकते हैं. देन बर्निंग ऑफ कैंडल, इट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज. बर्निंग ऑफ केमिकल, हाउ इट इज़ अ केमिकल चेंज. बच्चों, अगर क्वेश्चन में आता है वर्ड मेल्टिंग, अगर मेल्टिंग आता है तो मेल्टिंग मीन्स वैक्स मेल्ट हुआ, उस पिघले हुए मोम को हमने दोबारा से मोमबत्ती का शेप दे दिया. ठीक है, तो वापस से हमारे पास कैंडल बन गई, बीच में हमने धागा लगा दिया. तो मेल्टिंग इज़ अ फिज़िकल चेंज. बट बर्निंग ऑफ विक, विक मीन्स व्हाट? विक मीन्स जो धागा है जो वो बर्न कर रहा है, तो दैट थ्रेड इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ न्यू सब्सटेंस. कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर के मॉलिक्यूल्स प्लस कुछ कार्बन के पार्टिकल्स भी रिलीज़ होते हैं जब ये धागा बर्न होता है. तो आप देखो यहाँ हमारे पास 3 नई चीज़ें बन गई जब हमने थ्रेड को बर्न किया. तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज़ अ केमिकल चेंज बट मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज़ अ फिज़िकल चेंज. नाउ हियर वी कैन सी ब्यूटिफुली द डेफिनेशन ऑफ रस्टिंग एंड द रिएक्शन इन्वॉल्व इन इट. सी, दिस इज़ आवर आयरन. Okay, this is our iron chain.
न्यू आयरन चेन थी। और जब ये आयरन चेन, मान लो हमने छत की रेलिंग पर आयरन चेन लगाई है या मेन गेट पर आयरन चेन लगाई है, तो बारिश होती है, एयर के कांटेक्ट में आता है, तो ऑक्सीजन और वाटर के जब ये कांटेक्ट में आता है तो ये एक नया सब्सटेंस बनाता है जिसको हम कहते हैं रस्ट। ठीक है, जिसकी वजह से ये चमचमाती आयरन चेन कुछ इस तरह की ब्राउनिश डिपोजिशन के साथ दिखने लगती है। और इसके लिए कंडीशन क्या है? ऑक्सीजन एंड वाटर शुड बी देयर। ऑक्सीजन कहाँ से आता है? एयर से। और वाटर वेपर मॉइस्चर में प्रेजेंट रहते हैं, या आफ्टर रेन दिस ऑक्सीजन गेट्स दिस आयरन चेन गेट्स रस्टेड लाइक दिस। एंड वी कैन सी द रिएक्शन ऑल्सो। रिएक्शन आप अभी देखो, आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, ऑक्सीजन इज़ O2 और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। आप जब तक इसको अपने हाथ से नहीं लिखेंगे आपको ये समझ में नहीं आएगा। सो प्लीज़ राइट इट डाउन विद पेन इन योर नोटबुक। तो जब ये तीनों चीज़ें आपस में कंबाइन करती हैं तो व्हाट वी गेट रस्ट, आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर टुगेदर फॉर्म रेस्ट। और इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.H2O। दिस इज कॉल्ड रस्टिंग विच डिग्रेड्स आवर मेटल। आयरन को ये यहाँ पर धीरे धीरे जंग लग करके आयरन को ख़त्म कर देता है, यानी हमारे मेटल को ख़राब कर देता है। नाउ हियर यू कैन सी वन मोर एग्जाम्पल। हियर इज़ अ केमिकल चेंज इन विच वी आर बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन। ओके, ये क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक मेटल होता है जिसका फार्मूला होता है Mg। तो ये मैग्नीशियम की एक रिबन है और इसको हम जब बर्न करेंगे तो ये इस तरीके से डार्जलिंग फ्लेम के साथ, ये मतलब जैसे हम लोग अपने फुलझड़ी जलाते हैं तो जिस तरह का जो वाइट स्पार्कल लाइट निकलती है उस तरह की आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें ये डार्जलिंग वाइट लाइट दिखाई दे रही है। अब इस डार्जलिंग वाइट लाइट को, जो कि बिल्कुल एक न्यू सब्सटेंस है, अगर मैं चाहूँ कि अपना मैग्नीशियम रिबन मुझे मिल जाए तो आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, बल्कि इस मैग्नीशियम के जलने से ये टोंग है। टोंग एक साइंस लैब में एक, जैसे हमारी मम्मी जो चिमटे से पकड़ती हैं ना तवे को, उस तरह का एक सरसी इसको बोलते हैं, उस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है लैब में जिससे हम चीज़ों को पकड़ते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करेंगे तो वो वाइट लाइट के साथ बर्न होगी और एक वाइट कलर का पाउडर मिलेगा हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में। इस वाइट पाउडर को अगर हम चाहें कि वापस से हमें मैग्नीशियम रिबन मिल जाए तो कभी नहीं मिलेगा। सो इट इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज एंड यू कैन सी द रिएक्शन ओवर हियर। बेटा थोड़ा सा आपको फर्स्ट टाइम आप रिएक्शंस लिख रहे हो, थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ। अगर आपको ये सिंबल वाला इक्वेशन नहीं आता है तो प्लीज़ आप ये वाला भी कर सकते हो। एग्ज़ाम में आप वर्ड इक्वेशन, इसको हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं, ये भी आप लिख सकते हो अगर आपको सिंबल्स याद नहीं होते हैं तो। मैग्नीशियम, कोई भी चीज़ अगर उसको ऑक्सीजन मिलेगा तभी वो जलेगी, अगर CO2 मिलेगा तो वो क्या करता है, आग को बुझा देता है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है और एक वाइट पाउडर बनाता है जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ पर आप सिंबल्स देख सकते हो, तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कोई भी चीज़ एसिडिक है या बेसिक इन नेचर है, हम उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं? लिटमस पेपर की मदद से। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ हमने एक्सपेरिमेंट इस मैग्नीशियम रिबन को जब हमने इस टोंग की मदद से पकड़ के यहाँ पर फ्लेम पर बर्न किया तो हमें ये वाइट कलर का पाउडर मिला। और इस पाउडर को जैसे ही हमने पानी में रखा तो एक कंपाउंड बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब हम पानी में घोलने के बाद क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि ये इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है, अपने लिटमस पेपर से। तो जब हम टेस्ट करते हैं तो हमारे पास सी, यहाँ पर हमने उस वाइट पाउडर को, मैग्नीशियम रिबन जलाया तो वाइट पाउडर मिला, उसको हमने पानी में लिया और डिज़ोल्व कर दिया। तो जब पानी में डिज़ोल्व हुआ तो हमने इसका एक एक ड्रॉप लेकर के अपने लिटमस पेपर पे डाला एंड सी रेड लिटमस पेपर इज़ चेंज टू ब्लू। आप यहाँ पर देखो, रेड पेपर क्या चेंज हो रहा है, ब्लू, यानी कि जो ये हमारा ऑक्साइड है ये क्या है, बेसिक इन नेचर है। ठीक है, तो
दिस वॉज ऑल अबाउट, ये केमिकल रिएक्शन था। और ये जितनी भी स्लाइड्स मैंने दिखाई हैं ये आपकी बुक में प्रॉपरली इसका डिस्क्रिप्शन है। आई होप ये वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके आप देखोगे तो आपको और अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं एक दूसरे रिएक्शन पर। वेट अ सेकेंड, हाँ, एक दूसरा केमिकल चेंज हम लोग स्टडी करने वाले हैं जो लैबोरेटरी में हम देखने वाले हैं। यहाँ पर हमने लिया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, ये ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। बुक में आपको पूरा आप स्पेलिंग देख सकते हो। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का है, इसे हमने लिया और इसके अंदर हमने एक आयरन की नेल डिप कर दी। ठीक है, एक चेंज स्टडी करने के लिए ये हमने लोहे की कील ली और इसको हमने इस टम्बलर में, इस जार में डाल दिया। डालने के बाद हमने कुछ देर तक इसको छोड़ दिया। नाउ व्हाट वी विल ऑब्जर्व, कुछ देर के बाद में, कुछ घंटों के बाद में हम ये देखेंगे कि जो हमारा ये सॉल्यूशन था वो ग्रीन कलर का हो गया है। ठीक है, और जो हमने ये चमचमाती नेल ली थी, बिल्कुल फ्रेश नेल ली थी, उसके ऊपर ब्राउन डिपॉजिट आ गया है। नेल हमारी इस तरीके की रस्टेड टाइप की दिखने लगी है, ब्राउन कलर की दिखने लगी है, जो शाइनिंग है उसकी वो चली गई है। तो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। और इसकी रिएक्शन होता क्या है उस टम्बलर के अंदर में, ध्यान से देखो। यहाँ पर हमने आयरन लिया, आयरन नेल ली जिसका फॉर्मूला होता है Fe, उसको हमने ब्लू सॉल्यूशन में डाला, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। अब क्या है, ये कॉपर जो है ना वो ज़्यादा ताकतवर है आयरन से, तो ये क्या करेगा, इस ये जो आयरन है वो ज़्यादा ताकतवर है इस कॉपर से, तो ये आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को भगा देगा यहाँ से और खुद जा कर के SO4 के साथ में अटैच हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, आयरन इज़ मोर पावरफुल देन दिस कॉपर, सो इट गेट्स अटैच विद सल्फेट आयन और ये कॉपर को यहाँ से अलग कर देता है। तो आप देखो हमारा रिएक्शन होने के बाद जब ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बना, तो वो ग्रीन कलर क्यों बना, क्योंकि ये FeSO4 हमारा लिक्विड आ गया उसके अंदर, इसी की वजह से वो जो सॉल्यूशन है वो ग्रीन हो गया। और नेल के ऊपर जो ब्राउन कवरिंग थी वो किसकी जमा हो गई थी, कॉपर की जमा हो गई थी। तो ये एक रिएक्शन है, इट इज़ अ केमिकल चेंज एंड इट इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, इक्वेशन को अच्छे से लिख करके प्रैक्टिस कर लेना। एक और रिएक्शन हमारे बुक में दी हुई है केमिकल चेंज के लिए, आप ध्यान से देखोगे बच्चों, और इम्पॉर्टेंट भी है ये। जस्ट लुक हियर, यस, जब हम लोग बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है ना, मीठा सोडा किचन में, उस बेकिंग सोडा में अगर हम एसिड मिलाते हैं, कौन सा एसिड, विनेगर, सिरका जिसको हम बोलते हैं, तो बेकिंग सोडा में जब हमने सिरका मिलाया, एसिड और बेस को कंबाइन किया, तो क्या हुआ कि हमारे पास एक गैस इवॉल्व हुई, इसको हम बोलते हैं डिलीवरी ट्यूब। ठीक है, डिलीवरी ट्यूब से क्या हुआ, हमने देखा यहाँ हमने लाइम वाटर लिया हुआ था, लाइम वाटर डर्टी वाइट कलर का होता है, तो लाइम वाटर हमने लिया हुआ था, तो इसमें से क्या हुआ, CO2 गैस इवॉल्व हुई। और CO2 गैस जब इवॉल्व होती है तो इसका एक टेस्ट है कि जो आपका सॉल्यूशन था वो मिल्की वाइट हो जाता है। ठीक है, ये एक टेस्ट है। अगर किसी भी सॉल्यूशन से आप CO2 गैस पास करोगे और अगर उसका कलर जो है मिल्की वाइट हो गया, इसका मतलब जो गैस थी वो कौन सी थी, CO2 गैस थी। ठीक, ये डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में है और इसको देखिएगा और इसको अच्छे से समझिएगा। हम इसकी रिएक्शन को एक बार अच्छे से समझते हैं। हमने विनेगर लिया, आपको इसका फॉर्मूला बिल्कुल याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या याद रखना है, हमने सिरका लिया, विनेगर, और उसमें हमने बेकिंग सोडा डाला, एसिड और बेस मिलकर के एक सॉल्ट बना, प्लस क्या बना प्रोडक्ट हमारे पास, सॉल्ट मैंने यहाँ लिखा नहीं है बट एक सॉल्ट बनेगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ, प्लस सॉल्ट। ठीक है, उस सॉल्ट को आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, 10th में आप पढ़ोगे। वाटर और CO2 गैस हमारी लिबरेट आउट होगी। और हमें कैसे पता चला कि ये CO2 गैस रिलीज़ हुई है, क्यों, क्योंकि जब हमने इसको लाइम वाटर से पास किया तो दैट टर्न्ड मिल्की, और इसी से हमने कंफर्म किया कि जो गैस इवॉल्व हो रही थी वो कौन सी गैस थी, CO2 गैस थी। ठीक है बच्चों, तो बस वर्ड इक्वेशन याद रखना इसका, दिस इज़ ऑल्सो अ
केमिकल चेंज। ओके, नाउ हियर इज़ द टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, इट टर्न्स लाइम वाटर क्लाउडी एंड मिल्की। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन यानी लाइम वाटर। याद रखना, ये हमने लिया है लाइम वाटर, आपका नींबू पानी नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसका ये फार्मूला होता है, फार्मूला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान रखिए हमने एक टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर लिया, उसमें हमने CO2 गैस पास की। तो आप धीरे धीरे देखो कलर चेंज हो रहा है, और कलर चेंज होते होते इसका जब ज़्यादा से ज़्यादा CO2 गैस पास होती जाएगी तो इसका कलर क्या हो गया है, मिल्की वाइट हो गया है। ठीक है, तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है बच्चों, ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड हियर आर द डिफरेंसेस। आप इसको एज इट इज़ उठा के अपनी कॉपी में लिख सकते हो। क्या डिफरेंसेस हमने देखे हैं, रिवाइज कर लेते हैं। फिजिकल और केमिकल चेंज में केमिकल चेंज आर रिवर्सिबल, जबकि फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल। इसमें हमेशा न्यू प्रोडक्ट बनता है, इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। ठीक है, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बता रही हूँ। इसमें अक्सर हीट, लाइट, साउंड ये सब प्रोड्यूस होता है, जबकि इसमें केवल स्टेट चेंज होता है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू सॉलिड। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं। और चौथा पॉइंट आप इसमें डाल सकते हो एग्जाम्पल का। तो मैंने जो जो पॉइंट डिस्कस किया है बस इन्हीं को आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। ठीक है बच्चों, तो दिस वॉज ऑल अबाउट फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। लास्ट टॉपिक है गैल्वेनाइजेशन का। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, अगर हमें अपने लोहे को बचाना है कि वो लोहा ख़त्म ना हो जाए, और आप देखो इंडिया में तो लोहा कितना ज़्यादा यूज़ होता है, ट्रेन में रेलवे बोगीज़ हैं, शिप के पार्ट्स हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज़ में लोहे की मशीनरी लगी होती है, हर जगह पर लोहा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर लोहा इस तरह से ख़राब होगा रस्ट की वजह से, तो हमारी तो इकोनॉमी बैठ जाएगी। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा साइंटिफिक तरीका है, और उस तरीके का नाम है गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में हमेशा आती है। और इसमें हम क्या करते हैं, अपने लोहे के ऊपर में एक प्रोटेक्टिव जिंक की कोटिंग लगा देते हैं। ठीक है, स्टील या आयरन को बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक या निकल और क्रोमियम की हम कोटिंग चढ़ा देते हैं, ताकि हमारे अंदर का लोहा प्रोटेक्टेड रहे। क्योंकि जिंक, निकल या क्रोमियम पर एयर और मॉइस्चर का कोई असर नहीं होता, ये ख़राब नहीं होंगे। ठीक है, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि लोहे पर हम पेंट कर दे तो भी हमारा लोहा बच जाता है। जैसे घर में मान लो कोई फोल्डिंग है चारपाई, उसका लोहा ख़राब हो रहा है, जंग लग रहा है, तो यूजुअली उसको पेंट कर दिया जाता है। पेंटिंग हो गया, ग्रीस, अगर ग्रीजिंग आप कर दो, ग्रीस जो वैक्सी चिपचिपा सा जो एक सॉलिड होता है उसको हम लगा देते हैं तो लोहे को बचाया जा सकता है। ऑयलिंग, ऑयल लगा करके ऑयल से कवर अप कर दो, ऑयल की कोटिंग चढ़ा दो लोहे के ऊपर में, तो उससे भी आपका लोहा अंदर का बचा रह सकता है, क्योंकि ऑयल तो कभी एयर में रिएक्ट करेगा ही नहीं। तो ये सारे सिंपल स्टेप्स थे, इनको आपको कॉपी में लिखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है गैल्वेनाइजेशन, जिसमें लोहे को बचाने के लिए या स्टील को बचाने के लिए हम जिंक की कोटिंग चढ़ा देते हैं उसके ऊपर में। ठीक है बच्चों, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप देखो, हम गार्डन में ये एक हमने बड़ा सा टब जो ये पिक्चर में मैंने दिखाया है, दिस इज़ गैल्वेनाइज्ड कंटेनर। ठीक है, और इसमें देखो मिट्टी है, तो ऑब्वियसली प्लांटेशन कर रहे हैं तो पानी डालेंगे ही हमेशा, लेकिन ये कंटेनर कभी ख़राब नहीं होगा, रस्ट नहीं लगेगा इस पर, बिकॉज इट इज़ गैल्वेनाइज्ड विथ जिंक मेटल ओवर इट। तो ये अंदर के लोहे को प्रोटेक्टेड रखेगा। ऐसे बहुत सारे मशीनरी, पाइप्स, ट्यूब्स, शिप के पार्ट्स, बहुत सारी चीज़ें आजकल गैल्वेनाइज्ड ही यूज़ होती हैं अपने मेटल को बचाने के लिए। ठीक है बच्चों, एंड द लास्ट टॉपिक इज़ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल्स, हमको कण कैसे मिलते हैं, क्रिस्टल्स कैसे मिलते हैं। हमने यहाँ देखो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया, ब्लू कलर का है, अभी मैंने बताया था, उसको हम हीट करते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट ऐड करते जाते हैं इसमें पानी में, और हम उसको हीट भी करते जाते हैं। तो आप देखो क्या चेंज आपको दिखेगा जब हम इसको हीट करके बिल्कुल सैचुरेटेड सोल्यूशन हमने बना दिया। मतलब इतना डालते गए जब उसमें और ज़्यादा ये कॉपर सल्फेट का पाउडर डिज़ोल्व होने की क्षमता न रही, तब तक हम उसमें ये कॉपर सल्फेट का पाउडर हमने लिया है और हम इसमें स्पून वाइज डालते गए, तब तक डालते गए जब तक कि अब सॉल्यूशन में और ज़्यादा ये घुल ना पाया। तो आप देखो हमने क्या किया,
एक पेंसिल ली और उसको धागे से बांध करके इसमें डिप कर दिया है प्लास्टिक को, ठीक है। अब आप अगर हम इसको छोड़ देंगे कुछ देर तक, कुछ घंटों तक, धीरे धीरे ये कॉपर सल्फेट जो हमने गर्म किया था ना अपना सॉल्यूशन, यहाँ पर देखो हमने क्या किया, इस कॉपर सल्फेट को गर्म किया और उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर डालते गए, मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए। एक टाइम आया कि अब जब हम पाउडर डाल रहे थे तो वो घुल ही नहीं रहा था, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक सूखे ग्लास में के ऊपर पेंसिल को धागे से बांधा और थ्रेड को लटका दिया वहाँ पर, या आप पेंसिल का एक और टुकड़ा भी नीचे लटका सकते हो। और ऊपर से जो हमने ये गर्म किया हुआ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जिसमें पाउडर ऐड किया था उसको हमने डाला। अब आप देखो कि धागे पर किस तरीके से कुछ घंटों के बाद जैसे जैसे आपका सॉल्यूशन ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे आप नोटिस करोगे कि एक सेकेंड, वैसे वैसे आप नोटिस करोगे कि आप जब कई घंटों के बाद पेंसिल को उठाओगे तो ये देखो ये प्यारे से शाइनिंग ब्लू कलर के क्रिस्टल्स उसके ऊपर, जैसे चीनी के क्रिस्टल होते हैं ना सॉल्ट के, वैसे ही ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स पूरे आके इस धागे में चिपक जाएंगे। और इस प्रोसेस को कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन, मेकिंग क्रिस्टल्स फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो दिस वाज क्रिस्टलाइजेशन एंड दैट्स ऑल। आप इसको अब केवल बुक से रीडिंग दो और टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज करो। कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी, ठीक है बच्चों। पॉज करके अच्छे से वीडियो को देखो, डेफिनेशंस को लिखो, कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप कर सकते हो।